हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास ऑटोमेटिक वेपन उस समय हाथ में नहीं था। मेरे पास सिर्फ एक रिवॉल्वर था और विश्वास नागरे पाटिल के पास एक पिस्टल थी। 26/11 के इंसिडेंट में जितने कर्मचारी मेरे साथ ताज होटल में मौजूद थे, उसमें एक पर्टिकुलर समय पे जब हम पे फायरिंग हुई तो एक यंग SRPF का एक यंग लड़का, उसको गोली लगी, वो मौके पे ही शहीद हो गया। इनफैक्ट गोधरा से 3 लाशें मालेगांव के लोगों की वापस आईं, फिर भी मालेगांव में पूरी अमन और शांति रही। सरकार ने मुझे Z+ सिक्योरिटी दी। मैंने वो सिक्योरिटी इसलिए लेने से मना कर दिया क्योंकि मैं ज़िले का हेड था और मेरे ज़िले के हर कांस्टेबल को उतना ही खतरा नक्सलियों से था जितना मुझे। मालेगांव जो कि काफ़ी सेंसिटिव है, भिवंडी के जैसा इंडिया के हाइपर सेंसिटिव कम्युनल इलाकों में से एक माना जाता है। मेरी सबसे पहली पोस्टिंग मालेगांव में हुई थी। अभी हमारे साथ IPS राजवर्धन सर हैं और इनसे हम लोग इनकी कहानी जानने का प्रयास करेंगे। फिल्मों में हमने अनेकों बार सिंघम के लिए ताली बजाया है। आज एक रियल हीरो की कहानी जो है देश के उन युवाओं तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे जो युवा UPSC की तैयारी करते हैं और अनेकों कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं और थक हार के रास्ता जो है बदल लेते हैं। साथ में उन लोगों तक भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे जिनके कंधों पे दबाव आ जाता है और दबाव के कारण झुक जाते हैं। सबसे पहले सर, सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। पहला सवाल सर, आप UPSC एग्ज़ाम किस सन में क्वालिफाई किए थे? मैंने UPSC की पहली परीक्षा जो हमारे सिविल सर्विस के हिसाब से अगर आप देखें तो 95 की परीक्षा दी थी, जिसका रिज़ल्ट 96 में आया था। उसमें मुझे 323 रैंक मिला था और उसके चलते मुझे CISF में मुझे उस समय अपॉइंटमेंट मिली। लेकिन मुझे परीक्षा देने के लिए एक और मौका था मेरे पास, तो मैंने वो अपॉइंटमेंट को होल्ड पे रख करके, उस समय वो फैसिलिटी थी, और दोबारा सिविल सर्विस एग्ज़ाम दिया और 1997 में मुझे, मतलब 1997 के रिज़ल्ट लगने पर मुझे IPS मिला और मेरा ऑल इंडिया 83 रैंक था। ऑल इंडिया 83 रैंक था। अच्छा, UPSC की तैयारी जो बच्चे करते हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं उन्हें सिर्फ 2 संदेश देना चाहता हूँ। पहला संदेश ये है कि खुद पे ज़रूर विश्वास करें। अगर आपकी खुद की शक्ति है और आपका आत्मविश्वास आपके साथ है तो दुनिया में कोई भी आपको कुछ भी बोलता हो कि आपसे नहीं होगा या आप नहीं कर पाओगे, आप ज़रूर कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए पहली ज़रूरत है आत्मविश्वास और दूसरी ज़रूरत है मेहनत करने की क्षमता। अगर आप में मेहनत करने की क्षमता है और आत्मविश्वास है तो मुझे भरोसा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स क्रैक कर लोगे। सबसे खतरनाक ऑपरेशन आपका कौन सा था? सबसे खतरनाक ऑपरेशन तो नहीं बोलते आएगा, मगर जो मुझे लगा कि जो जिसके अंदर सबसे ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगा पर्सनली, 2 ऐसे इंस्टेंसेस थे। लेकिन नंबर 1 पे मैं 26/11 को रखूँगा। जब मुंबई शहर में आतंकवादियों का हमला हुआ 26/11 को, मैं उस समय DCP था मुंबई शहर में, और उस नाते से मैं ताज होटल में, मेरे कलीग हैं विश्वास नागरे पाटिल, उनके साथ मैं मौजूद था और हमने फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई। और सुबह लगभग 3:30-4 बजे, जब तक कि मार्कोस की कमांडोज नेवी की टीम नहीं आ गई, हमने कोशिश किया कि जो टेररिस्ट्स हैं वो लोग किसी भी तरह से वहाँ पे जो मौजूद गेस्ट्स थे उनको नुकसान नहीं कर पाए और हमने उनको इंगेज करके रखा। आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी रहे हैं, वहाँ पे किस प्रकार से समस्या का सामना आपको करना पड़ा है? देखिए, महाराष्ट्र राज्य में गढ़चिरौली एक ऐसा ज़िला है जिसकी सीमा लगती है आज के तेलंगाना से और मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से। और गढ़चिरौली में नक्सल का बहुत बड़ा प्रभाव है, जंगल का इलाका है, काफ़ी क्षेत्र वाइज काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, पॉपुलेशन कम है, और वहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई एज एन SP। मेरे जाने के 7 दिन के अंदर जब मैं अपने पोस्ट के दौरे पे था, तब मेरे ऊपर एम्बुश किया गया। मैं 3 सेकंड से मेरी गाड़ी बच गई
और बॉम्ब ब्लास्ट से। और लेकिन मेरे पीछे जो मेरी कवरिंग गाड़ी थी वो ऊपर गई, और लेकिन खुदा के ऊपर वाले के किस्मत से चारों चक्के पे वापस लौट के आई और किसी का नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद बहुत सारी फायरिंग करनी पड़ी, हमने एम्बुश को ब्रेक किया और ब्रेक करके हम वहाँ से वापस निकल के आए। उस समय क्योंकि ये मेरे लिए पहला ऐसा एक्सपीरियंस था, मैंने उसी समय ठाना कि जहाँ तक हो सके मैं इस ज़िले में कोई ना कोई फ़र्क लाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और उस चक्कर में, उस निश्चय के बाद हम लोगों ने बहुत कड़ी रणनीति अपनानी शुरू की। हम लोगों ने अपना पुलिसिंग करने का तरीका बदला और साई वॉर जिसको बोलते हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, हमने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू की। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के साथ साथ हमने ग्राउंड के ऊपर भी जो टैक्टिकल वॉरफेयर है उसकी हमने शुरुआत की और हमने कई नक्सलियों को उनके मुकाम तक पहुंचाया, कई को अरेस्ट किया, कई को सरेंडर करवाया और नक्सलियों की काफ़ी हद तक उससे अफेक्ट हुई। उसके बाद हमने वहाँ पे महाराष्ट्र में और देश में पहला तरीके से गांव बंदी का अभियान चालू किया, जिसमें गांव के लोग अपने ग्राम सभा में ये डिसीजन लेते थे कि हम नक्सली को अपने गांव में नहीं घुसने देंगे, हमारे गांव का कोई बेटा नक्सल में नहीं जाएगा, हम नक्सलियों को खाना नहीं देंगे, हम उनकी मीटिंग में नहीं जाएंगे। ये ठहराव पास होने के बाद मेरे रहते रहते उस दरमियान 300 गढ़चिरौली के गाँवों ने यह ठहराव पास किया। हमारे उस समय के चीफ मिनिस्टर श्री सुशील कुमार शिंदे साहब ने इसको अप्रिशिएट किया और इसको एक स्ट्रक्चर दे करके हर गांव को उन्होंने इनाम देने की घोषणा की। इसके ऊपर से गवर्नमेंट ने एक जीआर भी निकाला और ये आज भी एनफोर्स्ड है। साथ ही वहाँ पे किए गए काम को लेकर के नक्सलियों का काफ़ी रोष मेरे ऊपर पर्सनली था। उन लोगों ने सबसे पहले सरकार को धमकी दी कि अगर मेरी ट्रांसफ़र नहीं होती है तो जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उनको वो मार देंगे। हम लोगों ने ये कोशिश किया कि उनको किसी तरह की क्षति ना हो और मैंने अपनी ट्रांसफ़र लेने से, सरकार ने मुझसे पूछा, मैंने ट्रांसफ़र लेने से मना कर दिया। दोबारा उन लोगों ने कोशिश की, मेरे कांस्टेबल को उन्होंने किडनैप किया और सरकार से दोबारा डिमांड की कि इसकी ट्रांसफ़र की जाए, नहीं तो हम इस कांस्टेबल को मार देंगे। सरकार को मैंने कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दिया जाए और मैंने कोशिश करके नक्सली के एक ऐसे थिंक टैंक को, जो कि उनके लिए काफ़ी अहम था, हम लोगों ने उसको अपने घेरे में लिया और फिर निगोशिएट करके अपने कांस्टेबल को छुड़ा लिया। इन सब के चलते नक्सलियों ने मुझसे अपनी पर्सनल दुश्मनी बना ली और मैं एक बार छुट्टी में अपने घर पटना गया हुआ था तो उन्होंने वहाँ भी रेकी किया, पर मेरी गुड विशेस थी, मेरी ऊपर वाले की कृपा थी कि मैं उस दिन अपने घर पे नहीं था। बाद में नक्सलियों ने एक चिट्ठी भेजी गवर्नमेंट को, उसमें उन्होंने मेरे घर का पता दिया और बताया कि हम वहाँ गए थे, ये इसकी किस्मत थी, ये नहीं मिला, इसको आप ट्रांसफ़र करें। और कुछ दिनों के बाद गढ़चिरौली में एक जगह है भामरागढ़, वहाँ पे हमने गवर्नर साहब को अपने पुलिस स्टेशन को इनॉग्रेट करने के लिए इन्वाइट किया था। नक्सलियों को मालूम था कि मैं उसमें पब्लिक में रहूँगा क्योंकि मैं बंदोबस्त का इंचार्ज था, मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था। तो नक्सलियों ने अपनी एक हिट टीम मुझे मारने के लिए भेजी, लेकिन उसको हमने इंटरसेप्ट कर लिया, वो अरेस्ट हो गए। सरकार ने मुझे Z+ सिक्योरिटी दी, मैंने वो सिक्योरिटी इसलिए लेने से मना कर दिया क्योंकि मैं ज़िले का हेड था और मेरे ज़िले के हर कांस्टेबल को उतना ही खतरा नक्सलियों से था जितना मुझे था, और मुझे अपने लोगों पे ज़्यादा विश्वास था कि वो मुझे ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह से गढ़चिरौली की मेरी टेन्योर समाप्त। आपने Z+ सिक्योरिटी नहीं लिया? जी नहीं। गर्व होना चाहिए ऐसे ऐसे अधिकारियों पे, हम देशवासियों को, जिन्हें सरकार ने Z+ सिक्योरिटी दिया और इन्होंने Z+ सिक्योरिटी वापस कर दिया, इस वजह से कि कांस्टेबल जितना सुरक्षित है उतना ही सुरक्षित मैं हूं, और अगर वो असुरक्षित है तो मैं भी असुरक्षित हूं। कभी दंगा प्रभावित क्षेत्र में आप रहे हैं या नहीं रहे? जी हाँ, मेरी पहली पोस्टिंग एक इलाका है महाराष्ट्र में, नासिक ज़िले में, मालेगांव, जो कि काफ़ी सेंसिटिव है, भिवंडी के जैसा इंडिया के हाइपर सेंसिटिव कम्युनल इलाकों में से एक माना जाता है। मेरी सबसे पहली पोस्टिंग मालेगांव में हुई थी और मैंने अपनी पहली पोस्टिंग एज एन ASP वहाँ पे अच्छे ढंग से पूरा किया। लोगों ने मेरे काम को वहाँ पे सराहा। प्रमोशन के बाद मेरी पोस्टिंग एज एडिशनल SP बुल्ढाना ज़िले में हुई, लेकिन दुर्दैव ऐसा था कि 3 महीने के बाद ही मालेगांव में बहुत बड़ा दंगा हुआ और उस दंगे में आर्मी को बुलाना पड़ा
और रातों रात सरकार ने मुझे आदेश दिया कि मैं मालेगांव में वापस एज एन एडिशनल एसपी जा कर के चार्ज ग्रहण करूं। मैंने वो चार्ज ग्रहण किया और करीब 350 से ज़्यादा हम लोगों ने FIR रजिस्टर किए। करीब 3 से 4 दिन के अंदर वो दंगा कंट्रोल हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दंगे की इफ़ेक्ट महाराष्ट्र के अलग इलाकों में बहुत ज़ोर से फैलने लगी और लगभग 7 से 8 ज़िले पूरी तरह से प्रभावित हुए। और हमने ये देखा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में, नासिक में, गांव-गांव के अंदर में जो एक भाईचारा था दोनों समाजों के बीच में, वो भाईचारा को एक दरार आई और विशेष करके गांव में एक बहिष्कार एक पर्टिकुलर समाज के लोगों का दूसरे समाज ने करना शुरू किया। हम लोगों ने कोशिश करके अलग अलग मीटिंग बुला करके लोगों को मोटिवेट करके 3 महीने के अंदर ये प्रकार पूरी तरह से समाप्त किया। अमन शांति हुई और अमन शांति इतनी हुई कि उसके बाद जो गोधरा का प्रकरण हुआ गुजरात में, उसके बावजूद भी मालेगांव में कहीं भी एक भी किसी भी प्रकार की कोई भी हादसा नहीं हुआ। इनफैक्ट गोधरा से 3 लाशें मालेगांव के लोगों की वापस आईं, फिर भी मालेगांव में पूरी अमन और शांति रही। हम लोगों के इस प्रयास को देखते हुए राज्य के अल्पसंख्यक आयोग माइनॉरिटी कमीशन ने मुझे महात्मा गांधी पीस अवार्ड दिया था। मतलब कि जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ आप सिंघम बन जाते हैं और जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ महात्मा गांधी के रास्ते पे चल निकलते हैं। देखिए, पुलिस जो अधिकारी होता है उसको अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करना पड़ता है, और जो भी उस समय की मांग थी मैंने कोशिश की और मैंने उसी ढंग से उसको हैंडल करने का प्रयास किया। उन सब चीज़ों से कितना कठिन है अभी मुंबई का पूरा ट्रैफिक सिस्टम को दुरुस्त करना, और इस पे तीसरा आंख आपका है। फ़िलहाल मैं मुंबई पुलिस में जॉइंट कमिश्नर ट्रैफिक हूँ और मेरा काम है मुंबई शहर के ट्रैफिक को कोऑर्डिनेट करना, उसको मॉनिटर करना। आप सभी को मालूम है कि मुंबई शहर एक लंबाई वाला शहर है, एक आइलैंड शहर है, और इसका विस्तार समुद्र के चलते लंबाई में ही होता है। इसीलिए अनफॉर्चुनेटली बम्बई शहर में सिर्फ 2 मेजर रोड्स हैं जिनके चारों तरफ पूरा का पूरा शहर टिका हुआ है। बम्बई शहर के अंदर टोटल करीब 1600 किलोमीटर रोड नेटवर्क है, 900 के करीब रेड लाइट्स हैं, और हमारी जो इफ़ेक्ट है ट्रैफिक की वो सिर्फ मुंबई आइलैंड सिटी के चलते नहीं है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन जिसमें थाने, नवी मुंबई और इतर इलाके आते हैं जहां से डेली लोगों का आवागमन होता है, वो भी है। ऐसे में हमारी आज की जो पुलिसिंग की सिस्टम है उसमें हम मैन पावर के द्वारा ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये ज़रूरी है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी के द्वारा कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में हमारी योजना है कि मुंबई शहर में हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जैसे टेक्नोलॉजी से ट्रैफिक को मॉनिटर किया जाता है हम वैसे करें। आपका दुश्मन हिडन था 26/11 के समय में, आपने उनको कंट्रोल किया। कभी 1 सेकंड के लिए भी डर नहीं लगा कि कोई बुलेट जो है आपके छाती को भी आर पार कर सकता है? सही मायने में अगर आप मुझसे पूछें तो डर तो नहीं था, ये ज़रूर था क्योंकि जब 26/11 की इंसिडेंट हो रही थी समय समय पर हमारे उस समय मोबाइल भी था, मोबाइल आ चुका था, हमें मोबाइल पे सूचना मिल रही थी कि हमारे सीनियर कलीग्स जैसे कि कामटे साहब हैं, करकरे साहब हैं, सालस्कर साहब हैं और अलग अलग लोगों को शहादत मिल रही थी। उस समय हम लड़ रहे थे और अनफॉर्चुनेटली उस पूरे 26/11 के इंसिडेंट में जितने कर्मचारी मेरे साथ ताज होटल में मौजूद थे उसमें एक पर्टिकुलर समय पे जब हम पे फायरिंग हुई तो एक यंग SRPF का एक यंग लड़का, उसको गोली लगी, वो मौके पे ही शहीद हो गया। 2 हमारे और साथ में लोग थे, उनको गोलियां लगी, एक झुलस गए। लेकिन फिर भी लास्ट में मैं और नागरे पाटिल 2 जन इकट्ठे एक जगह पे हुए। हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास ऑटोमेटिक वेपन उस समय हाथ में नहीं था। मेरे पास सिर्फ एक रिवॉल्वर था और विश्वास नागरे पाटिल के पास एक पिस्टल थी, उनके पास ग्रेनेड्स थे,
और उनके पास AK-47 था, जिसका मुकाबला हम अनफॉर्चुनेटली ये 2 हैंड वेपन से करना मुश्किल था। फिर भी हमने अपनी सक्षमता से ज़्यादा कोशिश किया। मुझे पैर में चोट भी लगा, पर डर जिस चीज़ का नाम है वो अनफॉर्चुनेटली डर नहीं था। हाँ, ये ज़रूर था कि एक फ्रस्ट्रेशन थी हमारे मन में कि ये कोई बाहर का आदमी आकर के हमारे कंट्री में इस तरह से घुस रहा है और दादागिरी से हमारे शहर के अंदर में इस ढंग से वो तबाही फैला रहा है, और हमारे पास में उस समय उस क्षण इस तरह के साधन हमारे हाथ में नहीं है जिससे कि हम उनको रोक सकें, क्योंकि वो बिल्कुल नौजवान लड़के थे। हमने उनको देखा, हमने फायरिंग की, गोलियां चली, उन्होंने ग्रेनेड फेंका, और इस तरह से जब तक मार्कोस नहीं आई हम वहाँ पे डटे रहे। मार्कोस नहीं आई तब तक आप वहाँ पे डटे रहे, वो भी एक पिस्टल और एक रिवॉल्वर के साथ। देखिए, हर हादसे से अगर इंसान सबक नहीं लेता है तो वो इंसान फिर आगे प्रगति नहीं करता है, और मुंबई पुलिस बहुत ही प्रगतिशील पुलिस है। मुंबई पुलिस ने इस हादसे से बहुत सारी सबक ली हैं, और हमने ये सीखा है कि हम लोगों को हर समय हर प्रकार के टेरर इंसिडेंट के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वो केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर हो, न्यूक्लियर किसी तरह का अटैक होने की स्थिति आए, किसी तरह से सबोटाज आए, सबवर्जन आए। और इसके लिए मुंबई पुलिस ने कई प्रकार से इंस्टीट्यूशनल चेंजेस अपने अंदर किए हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने कई चेंजेस किए हैं। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ क्विक रिस्पांस टीम बनी है जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में तुरंत काम करेगी। हमारे स्टेट ने NSG के तर्ज पे फोर्स 1 नाम की एक फोर्स को शुरू किया है, जो कि बिना NSG या किसी बाहर के संस्था के लिए रुके हुए हम अपने लेवल पे अपने स्टेट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। हमारे यहाँ कई ऐसे सेंसिटिव वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं मुंबई शहर में। इसके अलावा महाराष्ट्र में पुणे है, नासिक है, नागपुर है, ऐसे कई शहर हैं जहाँ बहुत सेंसिटिव लोकेशंस हैं, और उन लोकेशंस को सिक्योर करने के लिए भी इस तरह की चेंजेस की ज़रूरत थी। मुंबई पुलिस ने उसके अलावा माइंडसेट चेंज किया है लोगों के अंदर। हमारे फोर्स के अंदर अब इस तरह की तैयारी है, और हम एंटिसिपेट करके तैयार हैं कि फ्यूचर में अगर इस तरह की कोई नौबत आए तो हम अच्छे ढंग से उसका मुकाबला कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले टारगेट हार्डन करें, और टारगेट हार्डनिंग के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम टेररिस्ट को उन ठिकानों तक पहुँचने ही ना दें, और उसकी भी क्षमता महाराष्ट्र पुलिस ने डेवलप की है। हमने अपनी इंटेलिजेंस मशीनरी को भी सुधारा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आप काम करें, चाहे किसी भी फील्ड में आप जाएं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिविल सर्विस ही देश सेवा का एक मार्ग है। देश में एक डॉक्टर ने भी कितने ढंग से सेवा की है, इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है कोविड। उसी तरह से अलग अलग किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, मेरा सिर्फ इतना आपसे अनुरोध है कि आप ईमानदारी और लगन से काम करें। किसी भी तरह से जिस दिन आपको लगता है कि आप उस काम में अपना 100% नहीं दे रहे हैं, आप फील्ड को चेंज कर दीजिए। सिर्फ मजबूरी के लिए कि मुझे पैसा चाहिए, परिवार का पेट पालना है, अगर इसके लिए हमने कोई काम किया, वो काम हम अपने पूरे मन से नहीं करते हैं, और उसको हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं। और आज हमारे देश की मांग है, आपके अपने लिए, आपके खुद के साइकोलॉजी के लिए भी आपकी पर्सनल डिमांड है कि हम उस फील्ड में जाएं जिस फील्ड में हमारी इंटरेस्ट है। ये थे राजवर्धन सर, जॉइंट CP ट्रैफिक मुंबई, और इन्होंने एक प्यारा सा संदेश दिया है कि जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो उसी फील्ड में जाएं। और बाकी सभी लोगों से हम लोग कहना चाहते हैं कि जब बात देश की आई तो जान की परवाह किए बिना जो है देश को बचाना जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और सर ने वैसा किया था, और 26/11 के समय में भी किया था, अनेकों नक्सल ऑपरेशन के समय में किया था। इनकी बातें आप लोगों को कैसी लगी, इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। और आज आखिरी में सर के लिए जय हिंद। जय हिंद।